हेलो। तो चलो क्या करना है ना, वो इनकम टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशंस जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था। बिजनेस प्रोफेशंस होता क्या है, बिजनेस और प्रोफेशंस में फ़र्क क्या होता है, प्रोफेशंस के साथ वोकेशन का फ़र्क क्या होता है। आई होप आप लोगों को याद है। और उसके साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशंस है, आप लोग जानते भी हो कि ये इनकम टैक्स का जो बिजनेस प्रोफेशन है, ये अकाउंट्स का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके साथ काफी कनेक्टेड है। मतलब जो हम लोग वहां पर अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जो जहां पर एंड करते हैं, बिजनेस में कुछ शो करते हैं लेकिन इनकम टैक्स वाले मानते नहीं है। तो अकाउंटेंसी वालों के साथ ना इनकम टैक्स वालों का थोड़ा पंगा चलता है। मतलब ये बोलेगा ये अलाउड नहीं है, वो बोलेगा वो अलाउड नहीं है। मतलब हम अकाउंट्स तो पहले करेंगे, उसके ऊपर तो डिपेंड करके इनकम टैक्स को देंगे ना। बट ये चीज इनकम टैक्स वालों को पसंद नहीं है। भाई हम जो दिखाए वो उनको सब पसंद नहीं है। बहुत सारा चीज जैसे हम प्रोविजंस बनाएंगे, वो बोलेगा नहीं प्रोविजंस अलाउड नहीं होगा। मतलब जैसे बैड डेब्ट का प्रोविजंस हो या फिर एनी काइंड ऑफ प्रोविजन। तो हम बहुत सारा चीजें पीएल में खर्चा दिखाते हैं, बट जिसमें हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं। और प्रॉफिट कम होगा तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि टैक्स कम होगा तो सरकार का लॉस, उनका रेवेन्यू चला जाएगा। तो सरकार का कहना है कि नहीं भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा सबसे बड़ा एसेट है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी यही तो दोनों है सरकार का, जहां से वो सरकार हमसे पैसा लेते हैं और पूरा कंट्री को रन कराते हैं। तो उनका अर्निंग का जगह है, तो वो उस पर चोट पहुंचाना नहीं चाहते। तो ये चीज़ों को वो बेसिकली कंट्रोल करना चाहते हैं। और उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो बिजनेस एंड प्रोफेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग सर। मतलब आप समझ सकते हो ना कि सरकार को इनकम करने के लिए सरकार हमेशा चाहेगा कि भाई हमें कहाँ कहाँ से इनकम मिले। और हम लोग बिजनेसमैन भी ना कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो कुछ गड़बड़ जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा मेरा कम हो जाए खर्चा, मेरा थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाया जाए, ताकि मेरा लाइबिलिटी कम हो जाए इनकम टैक्स का। तो बेसिकली यही सब चीज़ों को रेक्टिफाई करना है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में इसी को रेक्टिफाई करना है। तो आज क्या करना है ना, तो पहले मैं आपको बताऊंगा डिप्रिसिएशन का कुछ पॉइंट्स, जिसमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ब्लॉक ऑफ एसेट में बताऊंगा फिर पहले, फिर ब्लॉक ऑफ एसेट में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ, मतलब एसेट का क्या डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, मतलब किस तरह का एसेट में किस तरह का डिप्रिसिएशन। फिर मैं आपको लेके चलूंगा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। मतलब जो प्रोफॉर्मा आप लोगों ने किया था ना भाई, इस कुछ पॉइंट्स को ऐड किया था, फिर कुछ पॉइंट्स को लेस किया था, फिर मैंने लिखा था अलाउड डो नॉट टच। मतलब जो अलाउड खर्चा है, जो अलाउड इनकम है, जो पीएल में एक्चुअल में शो करना चाहिए, उसको टच नहीं करना है। बस जो अलाउड नहीं है उसी को लेके काम करना है। जिसको ऐड करना होगा, मतलब अगर इनकम कम हो रहा है तो भाई प्रॉफिट में ऐड कर दो, इनकम कम हो गया है तो ऐड कर दो, ज्यादा हो गया तो लेस कर दो, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो वो करेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि दो प्रॉब्लम करेंगे, फिर कुछ बेसिक बातें करेंगे, तो फिर आपको एक बीपी का ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। फिर आप अपने इंस्टीट्यूट के मैट से करो, कहीं और से मैं भी आपको अलग से दूंगा, वहां से करो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा ये बिजनेस एंड प्रोफेशन एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं। फिर वहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जैसे कि आजकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह बोल रहा है, एमसीक्यू पे काफी जोर दे रहा है। तो एग्जैक्टली चलो, ठीक है। तो फर्स्ट एकदम पहले मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको लास्ट दिन, जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोगों ने, आप लोगों के पास ये नोट्स भी है कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो पीएल में जो हम लोग करते हैं, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो प्रो फॉर्मा है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो प्रो फॉर्मा है, उस पे आप लोग देख सकते हो। ये रहा आपका प्रो फॉर्मा। उसमें सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप लोग अकाउंटेंसी में करते हो, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अमाउंट को ए से डिनोट किया गया। फिर उसके साथ ऐड किया गया एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट अलाउबल। मतलब कुछ एक्सपेंस जो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने डेबिट करके उसको कम कर दिया था, तो उसको क्या कर देना चाहिए, ऐड बैक कर देना चाहिए। तो वही हुआ प्रॉफिट में ऐड बैक करने का आइटम। आप लोग रीड जरूर किए होंगे घर में, मैं इतना आशा जरूर कर सकता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट में था कि भाई ए प्लस बी तो हमें मिल गया था, ए प्लस बी करके हमें सी पॉइंट भी मिल गया था, ए प्लस बी करके सी पॉइंट मिल गया था। ये सब सारा का सारा मिला जुला के बी पॉइंट आता है। फिर एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शंस, उसको लेस करना है। एक्सपेंडिचर कुछ है जिसको
डिडक्शंस के लिए अलाउबल है बट नॉट डेबिटेड, मतलब आपको ये मिलना चाहिए था, लेस करने का मौका मिलना चाहिए था या करना चाहिए था बट आप उस टाइम पे नहीं किए, तो आपको उसको अभी करना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में था अगेन कुछ लेस का पॉइंट है कि भाई इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मतलब आपने उसको पीएल में इनकम शो कर दिए बट वो एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम नहीं है ही नहीं। तो जो इनकम मेरा बिजनेस का हेड में नहीं आना चाहिए, किसी और हेड का है, चाहे गलती से करो या फिर डिलिबरेटली करो, जानबूझ के करो, आपको लेस कर देना चाहिए, आपको लेस कर देना चाहिए। तो सी माइनस डी कर लो तो आपको ई पॉइंट मिल जाएगा। एंड लास्ट में जाके आप क्या करते हो, एक बार गो थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगा। भाई अपना डीम्ड इनकम कुछ होता है जिसको आपको पीएल में ऐड करना चाहिए, तो वो कुछ अमाउंट जैसे कि बैड डेट रिकवरीज वगैरह ये आपको ऐड कर देना चाहिए, तो आपको जी बी एंड पी का G+H मिल जाता है और अल्टीमेटली आपको आई मतलब जो इनकम है आपका बीपी में एक्चुअल में इनकम है वो आपका आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में ओवरऑल प्रोफार्मा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसी के अंदर हम लोगों ने लिखा भी था और पढ़ा भी था। आज मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैंने आपको जैसे कि बोला कि पहले मैं आपको बताने वाला हूं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब सर आप समझ सकते हो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्या हो जाता है सर, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मींस सर कुछ एसेट्स को ना इनकम टैक्स वाले ना कुछ ब्लॉक में डिफाइन किया है। ब्लॉक में डिफाइन करने के कारण क्या हुआ है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ब्लॉक ऑफ एसेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 एज ए ग्रुप ऑफ एसेट, इसको एज ए ग्रुप ऑफ एसेट बोल रहा है, फॉलिंग विद इन ए क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको आप टच कर सकते हो लाइक बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर्स, एंड इंटेंजिबल्स लाइक नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेसेस और कॉमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, जिसको इंटेंजिबल्स में आते हैं सर, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, बट यू कैन रियली फील इट, यू कैन महसूस, आप इसको महसूस कर सकते हो। तो दो तरह का एसेट्स है, ये तो आप लोग बचपन से अकाउंटेंसी में करते आ रहे हो सर, इंटेंजिबल, टेंजिबल्स आप लोग पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर इनकम टैक्स में ब्लॉक में अलग से डिफाइन किया गया और इसके ऊपर डिपेंड करके ना कौन सा एसेट में कितना डिप्रिसिएशन का रेट है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बीपी हेड में प्रेस्क्राइब भी किया। तो चलो मैं आपको वही रेट एक बार दिखाता हूँ, बिकॉज ये रेट में कुछ कॉमन पॉइंट है जो बहुत पूछता है। जैसे सबसे पहले आप देखो ब्लॉक 1, यहाँ पर करीब करीब कितना ब्लॉक है, फर्नीचर्स में एक ब्लॉक, प्लांट मशीनरीज पे है आपका आई थिंक 10, 11, 12, 13, 14, प्लांट एंड मशीनरी में 14 तरह का ब्लॉक बनाया गया सर। ब्लॉक 14 प्लांट मशीनरी में 14 ब्लॉक बनाया गया एंड शिप्स को अलग किया गया, उसको उसके अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 बनाया गया और इंटेंजिबल्स को एक ही अलग से उसमें एक ही इंटेंजिबल्स को एक ही पैरामीटर में लाया गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे हो कि किस तरह से अलग अलग एसेट को अलग अलग ब्लॉक में डिनोट करता है और ब्लॉक का फायदा क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाते हैं। अब एक एक एसेट्स के ऊपर अलग अलग रेट बनाओगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगा, लाखों प्रोडक्ट है सर, लाखों लाखों एसेट्स हो सकते हैं, लाखों एसेट्स को एक तरह मतलब हर एक का अलग अलग रेट, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इसको ब्लॉक बना के इसका रेट को प्रेस्क्राइब किया जाए। तो आई थिंक इसमें क्या होता है ना, कनेक्टिविटी बढ़ता है, मतलब कि हाँ हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एसेट्स में इतना रेट है, उस पर्टिकुलर एसेट्स में उतना रेट है, काइंड ऑफ दैट। जैसे फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स पे अगर आप ध्यान दो तो फर्नीचर फिटिंग्स एंड फिटिंग्स इंक्लूड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इंक्लूड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट्स, अदर फिटिंग्स, जिसका रेट यहाँ पर गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट बोल रहा है इनकम टैक्स वाले 10%। अगर हम प्लांट मशीनरीज पे देखें तो इसको याद रखिएगा सर, कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है जब क्वेश्चन देता है ना रेट नहीं बताता है, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है ना रेट आपको खुद से करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ऐसा सम्स करेंगे सर। प्लांट एंड मशीनरीज पे अगर बात करूं मैं तो प्लांट मशीनरीज पे ब्लॉक 1 वेरी पॉपुलर मोटर कार रादर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, अगर उसको भाड़े पे लेके यूज करने के लिए किया जा रहा है, एक्वार्ड और पुट टू यूज ऑन और आफ्टर 1/4/1990, 1/4/1990 के बाद अगर उसको एक्वायर किया गया है, ठीक है, मतलब काफी उम्र हो चुका होगा गाड़ी का, तो मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब जिसको हम लोग
बेसिकली वो सब मोटर कार के बारे में बोल रहे हैं जिसको भाड़े पे नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। मोटर कार जिसको भाड़े पे नहीं लगाया जाएगा उस पे 15% का डेप्रिसिएशन है। मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस फॉर रनिंग देम ऑन हायर, मतलब जिसको भाड़े पे लगाया जाता है। ऑब्वियसली भाड़े पे जो चीज चलता है कॉमर्शियल पर्पस में, उस पे क्या होता है ना, ज्यादा छिड़खानी होता है उसके साथ, बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्योंकि उस पर टॉर्चर ज्यादा तो उसका डिप्रिसिएशन भी ज्यादा, 30% का रेट है। ब्लॉक 3 में आपको मिलता है मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज में यूज होता है, इस पे भी 30% का, ये भी प्लांट मशीनरीज का पार्ट है। एरोप्लेन्स एंड एरो इंजिन्स पे 40%, काफी ज्यादा। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो एरोप्लेन्स, एरो इंजिन्स बहुत ताकत चाहिए इसको चलाने में, तो इस पे डिप्रिसिएशन भी बहुत हाई होता है, इसलिए तो टिकट कॉस्ट भी ज्यादा होता है ना। ब्लॉक 5 में आ जाता है आपका स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिसोर्सेज रिकवरी सिस्टम, इस सब में 40% का आता है। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे अगर आप कोलकाता में हो तो वेस्ट कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग जगह में ना वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकलिंग करने का मशीन्स वगैरह लगा हुआ है, जिसमें वो जो डेली का जो शहर में जो हाउस होल्ड का जो कचरा है उसको रिसाइकल करके उसको एक अलग लेवल में उसको यूज भी किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, कुछ चीज प्लास्टिक्स वगैरह रिसाइकल के लिए चला जाता है। ये सब चीजों में सर ऑब्वियसली रिसाइकल करता होगा तो डिप्रिसिएशन रेट तो ज्यादा होगा। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह में काम करते हैं, 30% का रेट है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स पे 40% का रेट है। मशीनरीज एंड प्लांट्स ब्लॉक 8 में आता है एंड इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ सितंबर 2002 इन ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में जो यूज होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में यूज होते हैं एंड विच इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसमें भी 40% का रेट है। अगर हम आपको ऑयल वेल्स मतलब जो तेल का कुआं वगैरह होता है उसमें जो मशीन्स मतलब वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो उसमें 15% का है। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कि विंड मिल वगैरह, ठीक है, मतलब आप देखे होंगे आप लोग जरूर, महाराष्ट्र में है, इंडिया में विंड मिल्स, मतलब जिसके थ्रू से ये दिन अपने कोलकाता के आसपास में अगर आप कभी बौखखाली वगैरह में जाओगे ना, झौड़खाली बौखखाली, वहां पर ना मतलब बहुत तूफान आता है तो उसको यूज करके विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला मिल्स है सर, मतलब जो विंड एनर्जी क्रिएट करता है। अगर वो 1/4/2014 के बाद इंस्टॉल किया गया है तो 40% का रेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है। एनी स्पेशल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स and farms running on wind energy installed on or after 1/4/2014 would be eligible for depreciation, 40% का है सर। विंड मिल अगर स्पेशली डिजाइन डिवाइसेस है, ठीक है, उसमें 15% है। रनिंग ऑन विंड मिल इंस्टॉल 31/3/2014 एंड एनी स्पेशल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, फार्म्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड ऑन और बिफोर 31/3/2014, इस पे भी 15% का है। कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काफी ज्यादा डिप्रिसिएशन है सर, 40% का रेट है इनका, ठीक है। ब्लॉक 12 में आ जाते हैं सर बुक्स, एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस owned by SSCs carrying on a professions, इसका भी 40% है। बुक्स owned by the SSC carrying on business in running lending libraries, अगर आप लाइब्रेरीज के लिए किताब यूज कर रहे हो तो भी आपका 40% का चार्जेस लेता है। प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट है सर 15%। जनरल अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप 15% पकड़ के सम्स बना सकते हो। इन एग्जाम पर्पस, रियल पर्पस में ऑब्वियसली जिस पे जो रेट है वो चार्ट आपके सामने रहेगा, तो इट विल बी लिटिल बिट इजी ऑन इन दैट केस, बट इन एग्जाम सिचुएशंस इट्स अ ब्लॉक 14 का जो जनरल रेट है दैट इज 15%। अगर मैं शिप्स का बात करूँ जो जहाज वगैरह, उसमें ओशियन गोइंग शिप्स में 20% का डिप्रिसिएशन है। वेसल्स ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 3, जैसे कि आप देख सकते हो अपने इनलैंड वाटर मतलब इंडिया के अंदर जो वाटर चलता है सर इंडिया, जैसे कि आप अगर हावड़ा गए हो, हावड़ा कोलकाता में जो लॉन्च सर्विस चलता है, मुंबई के आसपास में जो ट्रॉलर वगैरह चलता है, ऑर्डिनरीली ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स, इंटरनेशनली नहीं करता है सर, उसमें भी 20% का रेट है। स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर, इस पे भी 20% का चार्जेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इंटेंजिबल एसेट में अगर बात करें, इंटेंजिबल एसेट्स में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज एंड पेटेंट कॉपीराइट तो जानते हो ना सर, बिजनेस में अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे, जैसे किताब वगैरह अगर बनाते हो, मूवीज बनाते हो तो कॉपीराइट है उसमें, ये भी एक तरह का इंटेंजिबल है भाई। मूवीज अगर
संजय लीला बंसाली का मूवी है तो फिर उस पे उसका कॉपीराइट है, कोई दूसरा संजय लीला बंसाली का किताब मतलब मूवी को चुरा के ये नहीं बोल सकता भाई ये मैंने बनाया। काइंड ऑफ पेटेंट मतलब बेसिकली ये भी कॉपीराइट जैसा ही होता है। मतलब अगर आप कोई स्पेशल काम करते हो, कोई फार्मूला बनाते हो, नो हाउ बनाते हो, तो उसमें आपका पेटेंट आता है। अगर आप किसी का प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसको उसमें उनका पेटेंट राइट रहता है, और क्योंकि उनका पेटेंट राइट होता है, नो हाउ जैसे अगर पेप्सी कोको कोला वगैरह में मतलब क्या है ना, अगर पेप्सी के पास एक नो हाउ है, जिनसे खरीदा था करीब $2300 में खरीदा था, आज $1 बिलियन का वैल्यू है उसका। तो नो हाउ मतलब कोई भी चीज को बनाने का फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला डे बाई डे, फॉर्मूला भी तो एसेट ही होता है, एसेट है तभी ना आज करोड़ों कमाते हैं सर। तो अगर आप कोई स्पेशल मैटर जानते हो, डोमिनोज का पिज्जा हो, पेप्सी हो, कोका कोला हो, या फिर एनीथिंग जिसको बहुत वैल्यू क्रिएशन किया है समय के साथ, वो भी एसेट है, तो उसका भी इंटेंजिबल्स का भी एक डिप्रिसिएशन होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटेंजिबल्स का डिप्रिसिएशन को सरकार ने 25% का ठिकाना लगाया है सर, ठीक है, फॉर एनी अदर बिजनेस एंड कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर ऑब्वियसली। तो इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर वो कॉमर्शियल में जा रहा है तो 25% का एक एवरेज जनरल रेट है। तो ये बहुत आसान है इंटेंजिबल्स को याद रखना, 25% इंटेंजिबल्स के केस में होते हैं। टेंजिबल्स में वेरियस रेट्स है, आई होप आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा सर, एक बार गो थ्रू कीजिएगा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है सर। ओके, तो अगर आपको रेट या ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है ये समझ में आ गया, तो आगे का जो डिप्रिसिएशन वाला जो भी सम्स हम लोग करेंगे ना, आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होगा, आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होगा। तो चलो एक कंप्लीट सम्स बनाते हैं ना, एक कंप्लीट सम्स बनाते हैं। तो कंप्लीट सम्स बनाते हुए हम लोग ना इसको समझते हुए चलेंगे। स्क्रीन में आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले एक बार ना मैं सवाल को रीड कर लेता हूँ, क्वेश्चंस को एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, आप देखिएगा। मिस्टर क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको ये क्वेश्चंस का लिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मिस्टर शिवम, रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचीन, ठीक है, कोचीन कहाँ है सर? केरला में है सर। रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचीन give the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020। ओके, तो ये रहा उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिसाब, जिसमें पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स में ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स अमाउंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सेल्स अमाउंट पे ध्यान रखिएगा, सेल्स को हम लोग टर्नओवर भी बोल सकते हैं ना, वी आल्सो कैन से इट टर्नओवर, ठीक है। तो सेल्स अमाउंट को हम लोग टर्नओवर भी बोल सकते हैं। परचेस अमाउंट भी दिया हुआ है, परचेस अमाउंट भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस तरह से आगे आगे जाओगे तो नेट प्रॉफिट भी मिल जाएगा आपको। फिर अगर मैं एक्सपेंस पे देखूँ तो सैलरी इतना पे कर रहा है, रेंट रेट्स इतना कर रहा है, इंटरेस्ट लोन इतना कर रहा है, डिप्रिसिएशन इतना कर रहा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी इतना कर रहा है, पोस्टेज टेलीग्राम, टू लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, कुछ शॉर्ट टर्म लॉस खा गया सर शेयर्स वगैरह में, उसका भी अमाउंट बिजनेस पे दिखाया है। टू अदर जनरल एक्सपेंस में भी कुछ अमाउंट है। तो ये सब करके उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट उधर था उसको इधर ट्रांसफर किया। इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से 2,24,000 का प्रॉफिट किया है, सॉरी इनकम किया है सर। अल्टीमेटली प्रॉफिट किया 50,000 का, ठीक है, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट किया 50,000 का। कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है जैसे कि आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे ना, काइंड ऑफ ऐसा ही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत वाइटल है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। It was found that some stocks were omitted to be included in both the opening and closing stock, the values which are opening और closing stock में कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब omit हो गया, मतलब क्या है, वैल्यू कम दिखा रहा है। omitted, some stock में omit हो गया वैल्यू, इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू omit हो गया मतलब अंडर वैल्यू हो जाएगा, है ना। ओपनिंग स्टॉक 9,000 ओमिट हो गया, मतलब अंडर वैल्यूड हो गया ओपनिंग स्टॉक 9,000 में। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 का ओमिट हो गया, मतलब 18,000 में, ये वैल्यू भी कम हो गया। आपका जो भी पीएल दिख रहा है ना सर, ये जो पीएल है, ये पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक ये अमाउंट 18,000 में और ये अमाउंट 9,000 में कम दिख रहा है, ठीक है। ओके, ओमिट हो गया, गलती। नेक्स्ट, salary include rupees 10,000 paid to his brother. Salary include rupees 10,000 paid to his brother, which is unreasonable to the extent of 2,000. मतलब आप सैलरी पे कर रहे हो अपने भाई को 10,000 का, जो अनरीजनेबल है 2,000 के एक्सटेंट के हिसाब से। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब ऐसा करके अगर सब रिलेटिव को मतलब झूठ मूठ का सैलरी देके अपना
इनकम को कम दिखा सकते हैं ना सर, इसलिए सरकार का रूल्स है। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप कैश में पे कर दिए, और कैश का पेमेंट का हिसाब आप प्रॉपरली शो नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं मिलेगा, तो उसमें पूरा का पूरा प्रिंटिंग स्टेशनरी आप एकदम पूरा कैश पेमेंट करके निकाल दिए, मतलब क्या है ना, इसमें बहुत गड़बड़ घोटाला होता है। डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, 1,05,000 का है, was based on the following information. The written down value of plant and machinery क्या बोला, 4,20,000 का। written down value of plant and machinery बोला 4,20,000 का as on 1/4/2019। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें डिप्रिसिएशन का खेल है। A new plant falling under the same block of depreciation was bought on 1/7/2019, मतलब 1 जुलाई 2019 को फॉर ₹70,000। टू ओल्ड प्लांट्स वेर सोल्ड, कुछ पुराना प्लांट्स था सर, उसको सेल कर दिया गया 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2019 को 50,000 रुपए में। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी पे कर दिया आपने 3400 का 7/4/2020 को, मतलब 7 अप्रैल 2020 को। अदर जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन किया आपने, कर ही सकते हैं आप। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। You were required to compute the profits and gain from Mr. Shivam under presumptive taxation। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD में वो सब बिजनेसमैन के लिए होता है सर। ये प्रोविजंस मैंने आपको पहला दिन में नहीं बोला, बट आप यहीं पर जान लो सर क्वेश्चंस करते हुए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD ये इसके लिए होता है जिनका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता, मतलब जो बिजनेसमैन अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है वो सरकार को किस हिसाब से इनकम टैक्स पे करेगा। तो उनके लिए ऑप्शन है भी, अगर आप बही खाता या अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो आप 44 AD के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सरकार के घर में इनकम टैक्स जमा कर सकते हो। रूल है इनका कुछ, मैं आपको क्वेश्चंस कराते हुए बताऊंगा कि इनको क्या करना पड़ता है। टर्नओवर पे 6% जमा करना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट एंड गेन्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, मतलब इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेक्टिफिकेशन है वो नॉर्मल पीएल के हिसाब से आपको रेक्टिफाई करने के लिए पूछा जा रहा है। Assume that the whole of the amount of turnover received by the account पे चेक, ये भी बोला जा रहा है टर्नओवर जो हुआ है उसका पूरा का पूरा एकदम अकाउंट पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू से ही उनको मिला है, कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि आपको सवाल किया गया है। सवाल यही किया गया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेक्टिफाई करना है वो नॉर्मल सिस्टम में ही करना होगा जैसे कि प्रोफार्मा था, लेकिन आपका जो अकाउंट टैक्स में आप बोलोगे सर ये तो बच्चा चीज था। चलो सर, आप लोग मेरे साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो देखो आप लोगों को भी बड़ा आसान लगेगा। ओके, तो सबसे पहले ना क्या करना है, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 शिवम, हाँ ये शिवम का क्वेश्चन है। मिस्टर शिवम, मिस्टर शिवम का सवाल है ये। तो मिस्टर शिवम का जो एग्जाम्पल्स है इसको हम लोग क्वेश्चंस को तो कंप्लीटली रीड कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए सब, सबसे पहले आपको हेडिंग कर देना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम of Mr. Shivam for the assessment year। अभी 2021 चल रहा है तो 2021 के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। तो ये हेडिंग देना मत भूलिएगा सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट, अब एकदम सिंपल प्रोफार्मा है सर, इसमें प्रोफार्मा का ज़्यादा झमेला नहीं है टैक्स में, नॉर्मली जैसे हो जाएगा आप कर सकते हो। एक पर्टिकुलर बना लेना सर, और ₹2 का कॉलम भी डाल देना। सर बिजनेसमैन का हिसाब निकालोगे अभी, मतलब उनका अकाउंट्स का डेटा आपके पास है, इनका अकाउंट्स का डेटा आपके पास है, आप समझ रहे हो ना पॉइंट। एक सेकेंड सर, इनका अकाउंट्स का डेटा आपके पास है, दिस इज द अकाउंटिंग डेटा, आप देख सकते हो
इनका पूरा अकाउंट्स का बना हुआ डेटा आपके पास है, यहाँ से आपको उनका बिजनेस का इनकम हिसाब को निकालना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि आप लोगों अगर प्रो फॉर्मा में देखे हो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना सर, 50,000 का नेट प्रॉफिट। अब इसी के साथ ही तो करना है, बिकॉज प्रॉफिट पे ही हम लोग टैक्स भरते हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स भरते हैं तो प्रॉफिट को ही तो रेक्टिफाई करना सबसे बड़ा खेल होगा। तो चलो सर, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एकदम सिंपल, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको पता है ना सर, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 50,000 है। यू नो दिस, तो बस अगर पता है तो फिर देरी किस बात की, जस्ट पुट करो। तो इसमें इधर कुछ देने का जरूरत नहीं है, इनर में डायरेक्टली आप 50,000 आउटर में पुट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, यू नो दिस, बिकॉज आप लोगों को पता है प्रो फॉर्मा में कि जिसको ऐड करना है उसको ऐड करना चाहिए। तो आपको वही वाला चीज ऐड करना चाहिए जो एक्सपेंस डेबिटेड आपने कर दिया पीएल में, बट वो अलाउड नहीं है, ठीक है। जो अलाउड नहीं है मतलब जो डिसअलाउड है उसको ऐड करो आप। जिस जो खर्चा आप जबरदस्ती लेस कर दिए उसको आप ऐड करो, जबरदस्ती इन द सेंस मे बी बाय मिस्टेक भी हो सकता है। तो बेसिकली अब एकदम सिंपल एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख के रखिए, अलाउड डू नॉट टच। मतलब पीएल में जो चीज अलाउड है, ठीक है, मतलब जो हम आपने सही सही दिया उसको टच मत कीजिएगा। अलाउड जो है उसको टच ना कीजिए, बस जो डिसअलाउड है उसको ऐड लेस जो इनकम है जो एक्सपेंस है अपने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करें और अपना कॉमन सेंस को थोड़ा यूज कीजिएगा। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करो सर, सिंपल एक लैंग्वेज यूज कर सकते हो आप, इनएडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस और लॉसेस। मतलब जो एक्सपेंस आपका एडमिसिबल नहीं है उसको आपको ऐड बैक करते हुए जाना है, किसके साथ, ऑब्वियसली पीएल के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ। तो अगर मैं इस पे निकालूं कि सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए, तो चलो देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका स्टॉक का इंफॉर्मेशन गिवन था, है ना, आपका स्टॉक का इंफॉर्मेशन गिवन था ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स पे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग्स में आपका कौन सा चीज के कारण आपको आपका पीएल में डेबिट नहीं होना चाहिए था, बट आपका पीएल डेबिट हो चुका है, तो उसको आपको ऐड कर देना चाहिए। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मुझे बात करना है आपसे। सिंपल सा ट्रिक्स है, मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। इनएडमिसिबल एक्सपेंस में आप पहला हेडिंग कर लो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको आपको ऐड करना चाहिए। अब मन में सवाल जरूर आ रहा है, इसको इनर में रखना, ठीक है, इनर में रखना। कितने का है, 18,000 का है। आई होप मुझे दिखाने का भी जरूरत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 18,000 में अंडर वैल्यूड है। अब इसको आपको ऐड बैक कर देना चाहिए। इसको एक सिंपल पॉइंट से आपको समझा सकता हूँ, तो वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। देखो सर, बेसिकली मैं इसको रफ में बता रहा हूँ आपको, मतलब आप इसको रफ के हिसाब से नोट डाउन कर सकते हो, साइड में कहीं पर भी ऐसे रफ नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर रफ में आप बताओ इसको, सपोज आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं यहाँ पर आपको एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ। इधर आप अपना बाई इनकम शो करते हो, इधर आप अपना टू एक्सपेंसेस शो करते हो। ध्यान से सुनिएगा, इधर आप बाई इनकम शो करते हो, सपोज मानो कि 10 लाख, ठीक है, और इधर आपने एक्सपेंस मान के चलते हैं 8 लाख का, मतलब परचेज वगैरह मिला के, ठीक है। एक्सपेंस में परचेज भी तो आ जाता है ना, तो सिंपल मतलब इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, इनकम स्टेटमेंट या पीएल। तो एक्सपेंस में मैं मान के चलता हूँ परचेज, ठीक है, परचेज भी तो एक्सपेंस है। तो टू परचेज बोल के आपने शो किया 8 लाख। अच्छा, बाय क्लोजिंग स्टॉक तो इधर आता होगा, ये तो मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है। बाय क्लोजिंग स्टॉक सपोज मानो आपका है 2 लाख, ओके, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख एंड टू ओपनिंग स्टॉक, ये इसके ऊपर ही होना चाहिए था। टू ओपनिंग स्टॉक मान के चलते हैं
3 लाख, ठीक है। तो 8 लाख का परचेज है, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख का था, इनकम 10 लाख का हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है। अगर मैं आपको यहाँ से प्रॉफिट निकालने बोलूँ और बाकी इन्फॉर्मेशन एक मान के चलते हैं, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 से 2 12 लाख दोनों साइड का। अगर मैं टोटल करूँ 12, ठीक है, तो 12 लाख और यहाँ से 11, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना हो जाता है, 1 लाख का होता है ना नेट प्रॉफिट आपका। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 18,000 से डाउन दिख रहा है। हेलो सर, आपका क्लोजिंग स्टॉक 18,000 से डाउन दिख रहा है। तो अगर मानो कि आप अपना ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है, ये 18,000 से लेस है, तो 2 लाख से आप 18,000 हटाओ, तो 2 लाख से 18,000 हटाओगे तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 1,82,000 ये हो जाएगा आपका वैल्यू। तो मैं इसको काट के क्या करता हूँ, 1,82,000 करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो 10 लाख का इनकम है, क्लोजिंग 1,82,000 का है। अब आप प्रॉफिट का हिसाब करो, तो नेट प्रॉफिट का, अब 10 लाख और 1,82,000 मतलब 10, ये हो गया आपका 11 लाख, ये 12 लाख नहीं होगा, फिर 11,82,000। फिर ये इसको मैं सेम ही रखता हूँ करेंटली, तो 8 3 11, तो 11,82,000 से अगर आपका 11 लाख जाता है, नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, 11 लाख, मतलब आपका दोनों साइड का टोटल क्या होगा, ये आपकी 11,82,000, 11,82, 11,82 से आप 11 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 82,000 का हो जाएगा। तो जहां आपका प्रॉफिट एक्चुअल में होना चाहिए था 1 लाख, वहां आपका प्रॉफिट हो गया है 82,000। तो इसमें आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है बात कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका कम दिखाता है, अंडर वैल्यूड दिखाता है, क्लोजिंग वैल्यू अंडर वैल्यूड दिखाने के कारण आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो लायबिलिटी भी लो हो जाएगा। इसलिए सरकार आपको ये चीज अलाउड नहीं करता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट बोलता है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो, ऐड करो। समझ में आया सर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो, ठीक है। अब सिमिलर पॉइंट में आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो क्लियर हो ही गया है एकदम सर, श्योर सर, आपको समझ में आ गया, मैं समझ जाता हूं। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ ही गया, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगेन मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्डअप करता हूं। इसमें मैं ओपनिंग स्टॉक के साथ बेसिकली एग्जांपल्स को क्रिएट करना चाहता हूं। अगेन इनकम मेरा वही है, इनकम मैं मान के चलता हूं 10 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक मान के चलता हूं मैं 2 लाख, टू परचेस में मान के चलता हूं जो था वही 8 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक मान के चलता हूं 3 लाख, ठीक है। तो अगेन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो आपका क्लोजिंग्स और इधर करके आपका प्रॉफिट अगेन कितना हो जाता है, टू नेट प्रॉफिट 1 लाख का। अब मैं चेंज करूंगा ओपनिंग स्टॉक को। अब ये 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, मैं मान के चलता हूं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक कितने में चेंजेस है, 9,000 में। तो 3 लाख से 9,000 को हटाओ, तो 3 लाख से 9,000 को अगर तुम लेस करते हो 9K को, 3 लाख से 9K को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 9,000। एक एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, 2,91,000 का आपका ये हो जाएगा। तो आपका ओपनिंग स्टॉक ये नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 2,91,000, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपका पहले 12 से 11 तक 1 लाख हो गया था, अब आपका कितना हो जाएगा, 12 लाख से जब आपका 8 मतलब 10,91,000, तो 12 लाख से आप 10,91,000 को हटाओ तो आपका ये आ जाता है, न्यू नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1,09,000 का। ये नहीं, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपका टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, 1,09,000 का टैक्स लायबिलिटी मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर टैक्स लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आपका
टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या करना है, आपको लेस करना है, जो आपको लेस करना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो रहा है, जितना अमाउंट में अंडर वैल्यूड होगा आपको वो अमाउंट लेस कर देना चाहिए। जब आप लेस का कॉन्सेप्ट करोगे तब। सर आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया इसको, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया आपका 18,000, ठीक है। तो 18,000 आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। चलो सर नेक्स्ट और क्या पॉइंट है देख लेते हैं ना। अच्छा, सैलरी पेड टू ब्रदर, एडजस्टमेंट में देख लेते हैं जो जो एडजस्टमेंट में है आपका। पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर अगर उसमें कुछ गलती है तो मतलब जो आपका प्रोफॉर्मा है, मतलब बेसिकली ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बाद में जाएंगे, पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सैलरी includes 10,000 paid to his brother which is unreasonable to extent of 2,000, ठीक है। मतलब कुछ सैलरी आपने पे कर दिया 10,000 का ब्रदर को, which is unreasonable to the extent of 2,000, मतलब 2,000 का सैलरी ज्यादा, मतलब अपने रिलेटिव को दिखा रहे हैं। तो जो 2,000 अनरीजनेबल लग रहा है, जो रिलेटिव है आपका ब्रदर की, दे सकते हो सर, काम करेगा तो सैलरी क्यों नहीं दे सकते आप, बट 2,000 का एक मतलब एक्सटेंड जरूरत से ज्यादा दिखा रहे हो, तो नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना दिखाओ, ज्यादा क्यों दिखाओगे। तो अगर ज्यादा दिखाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो अलाउड नहीं करता। तो आप क्या करोगे, सैलरी पेड टू ब्रदर, सैलरी पेड टू ब्रदर, सैलरी पेड टू ब्रदर अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, ये आपका कहता है सेक्शन 40 सबसेक्शन ए, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, हमेशा ये चीज मुझे से थोड़ा हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। 40 ए सबसेक्शन 2, ठीक है। अगर सेक्शन याद नहीं रहेगा तो बोलना रेलिवेंट सेक्शन, ठीक है। अगर सेक्शन याद नहीं रहेगा तो क्या बोलना है, रेलिवेंट सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 40 ए सबसेक्शन 2, बट कोशिश करना सर प्रोफेशनल लेवल में हो आप लोग, कोई बीकॉम या एमकॉम के लिए नहीं करते हो, मतलब आप लोग चार्टर्ड बनने वाले हो, सीएमए बनने वाले हो, तो ऑलवेज सीएस बनने वाले हो, तो फिर ऑलवेज ट्राई करना अपना लेवल को अप करना। तो ये रहा आपका, ऐड हो गया 2000 का वैल्यू। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपने गड़बड़ किया है ना, क्या गड़बड़ किया बोले तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आप देख सकते हो। प्रिंटिंग स्टेशनरी में आपने सारा का सारा अमाउंट का कैश एक ही बार और पूरा का पूरा पेमेंट एकदम कैश में कर दिया। अरे भाई इतना सारा कैश में दिखा दोगे तो फिर कोई भी बोलेगा भाई मेरा इतना प्रिंटिंग स्टेशनरी में खर्चा हो जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा दिखाने से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इस तरह से आप अपना खर्चा ज्यादा कर दोगे और प्रॉफिट को कम कर दोगे। तो इनकम टैक्स वाले इसको भी ना बहुत भाली भांति समझते हैं, बहुत भाली भांति समझते हैं कि इस तरह से बिजनेसमैन लुका छुपी खेलता है, इस तरह से बिजनेसमैन लुका छुपी खेलता है, ये लुका छुपी खेलने नहीं देगा। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी whole amount of printing and stationery paid in cash, सर कितना तक अलाउड है, सर 10,000 तक would be disallowed, whole amount of printing and stationery paid in cash would be disallowed since such amount exceeds 10,000, exceeds 10,000, कितने में ज्यादा कर लिया, 10,000 से ज्यादा कर लिया, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका एड बैक हो जाएगा, ठीक है। सच अमाउंट एक्सिड्स 10,000 से ज्यादा अगर आप कैश में करोगे तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब ऐड बैक करना पड़ेगा। 40A सबसेक्शन 3 ये पॉइंट पे बात करता है, दोनों कंसेक्यूटिव सेक्शंस है। तो ये आपका कितना अमाउंट आप यहाँ पर करवाए थे सर, आप यहाँ पर पीएल में जाओ आपको दिख जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी में आपने
23,200 का खर्चा कर दिए थे सर, 23,200 का खर्चा कर दिए थे, 23,200। तो 23,200 आप ऐड बैक कर दो। ओके, तो ये रहा आपका, अभी भी ऐड का जर्नी चलेगा सर। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ, आपके पास जगह है तो आप करते चलो। अच्छा, और क्या पॉइंट हम लोग देखेंगे सर? डिप्रिसिएशन में कुछ गड़बड़ है क्या? डिप्रिसिएशन में, अच्छा डिप्रिसिएशन में नॉर्मली गड़बड़ रहता है, बड़ा कॉमन पॉइंट है डिप्रिसिएशन का पॉइंट, क्योंकि इनकम टैक्स वालों के साथ ना मैच नहीं करता। तो यहाँ पर, और अगर कुछ प्लांट्स वगैरह नया खरीदा हुआ है तो उसमें भी बातें चलती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको डिप्रिसिएशन के बारे में स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। द डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000 का वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज 4,20,000 एज ऑन 1/4/2019 को क्या किया, न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर सेम ब्लॉक ऑफ डिप्रिसिएशन, एक ही ब्लॉक के अंदर है, बस बॉट, मतलब एक ही ब्लॉक, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि फर्नीचर और फर्नीचर था, प्लांट मशीनरी का ब्लॉक अलग हो जाते हैं, है ना। आप लोगों को मैंने ब्लॉक ऑफ एसेट्स बताया। अच्छा, वो 70,000 का है। टू ओल्ड प्लांट्स, कुछ पुराना प्लांट्स था, 1/10/19 को खरीदा था 50,000 का, सेल कर दिया 50,000 का, तो इसका हिसाब आपको वर्किंग्स में दिखाना चाहिए। और आप यहाँ पर और एक चीज भी ध्यान देना, ये जो डिप्रिसिएशन आप यहाँ पर शो किए ना 1,05,000 का, ये आपने एज पर योर अकाउंट्स में किया, ठीक है। अब देखो इसमें, ये तो एज पर अकाउंट्स हुआ ना, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस हिसाब से आप डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, ये इनकम टैक्स वालों का हिसाब है। अब चलो इनकम टैक्स वालों का हिसाब करोगे ना, तो आपको डिप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं, ये तो मेरा प्रोफार्मा चल रहा है, ये तो मेरा प्रोफार्मा चल रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि प्रोफार्मा में, ये तो प्रोफार्मा मतलब फॉर्मेट के अंदर है ना हम लोग को भी, तो फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना सॉरी, क्या करना चाहिए, आप यहाँ पर लिख के दो डिप्रिशिएशन, यहाँ आप लिख लो डिप्रिशिएशन, ठीक है। डिप्रिशिएशन लिख के इसको लिख दो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। अच्छा, वर्किंग नोट ठीक है सर, वर्किंग नोट या फिर कंसिडर्ड सेपरेटली, इसका अलग कैलकुलेशंस भी आपको शो करना पड़ेगा। पर यहाँ पर फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, आपने जो अमाउंट का डिप्रिसिएशन किया ना, दैट इज 1,05,000 का, वो आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो इसको ऐड बैक कर दो, बिकॉज इनकम टैक्स वालों का हिसाब तो कुछ और ही आने वाला है, ठीक है सर। हमेशा ऐसा ही कर देना, डिप्रिसिएशन जो भी आप पीएल में दिखाओगे उसको अगर लिखा रहेगा एज पर आईटी, दैट्स अ डिफरेंट केस, पर ऐसा नहीं होता है। पीएल में जो रहता है वो एज पर अकाउंट्स ही होते हैं, तो आप उसको ऐड कर दो और बाद में आईटी वालों का लेस कर देना, तो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको वर्किंग्स कराता हूँ। और एक पेज ले लेता हूँ, तो चलो वर्किंग्स कर लेते हैं, डिप्रिसिएशन का वर्किंग्स। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो देखो, आप लोगों को पता है, मैं आपको पता है कि कितना का मशीन था आपका, 4,20,000 का, ठीक है। तो आप इसका एक पूरा फॉर्मेट के हिसाब से कर लो, आप फटाफट एक पर्टिकुलर बना लो और एक अमाउंट रुपीस का कॉलम बना लो। तो पर्टिकुलर में आप बता दो सर, WDV, ये तो आप लोग बचपन में अकाउंट्स में भी करते थे, WDV रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ब्लॉक ऑफ एसेट से बेहतर है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है, तो वही बोलो। प्लांट एंड मशीनरी कितने का दिया है, 4,20,000 का दिया है, 4,20,000 का दिया है, तो 4,20,000 का है। अच्छा, फिर आपने न्यू कॉस्ट ऑफ ऐड किया सर, न्यू मशीन लिया सर, तो ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ, ये देखो कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी 70,000 का आपने लिया ना, 70,000 का, तो ये वाला आपका आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपका हो जाएगा 70,000 का। वेरी गुड सर, तो 70,000 का दोनों को ऐड करते आपका क्या आ जाएगा, 4,90,000, 4,90,000।
4,90,000। यहाँ से आपको पता है कि अगर आप कुछ सेल प्रोसीड्स करते हो तो उसको हटाना चाहिए ना, तो अगर आप कुछ सेल प्रोसीड करते हो, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट सोल्ड, जो आपने सेल किया था उसका क्या सेल प्रोसीड्स है, 50,000 का। 50,000 में सेल किए, सिर्फ दो पुराना था द टू ओल्ड प्लांट्स वर सोल्ड ऑन 1/10/2019 फॉर 50,000। ठीक है, बार बार दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप फटाफट कनेक्ट कर लो सर। सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट सोल्ड 50,000 का है। अच्छा, तो अभी आपका न्यू WDV क्या हो जाएगा, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2020 का 4,90,000 से 50 चला जाएगा तो आपका बचता है 4,40,000। 4,40,000। अच्छा, अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन जनरल पता है ना आपको, जनरल मशीन्स का क्या है, अगर डायरेक्टली कुछ बोला रहेगा तो वही यूज करना है। तो आपका डिप्रिसिएशन हो जाता है एट द रेट ऑफ 15%। ओके, डिप्रिसिएशन आपका हो जाता है 15%। तो 4,40,000 का 4,40,000 का अगर आप 15% करोगे, कर लो सर, 4,40,000 का 15% हो जाता है आपका 66,000। ठीक है, दिस इज योर डेप्रिसिएशन जो एज पर आईटी है। ये है आपका एज पर आईटी मतलब इनकम टैक्स। और आपने क्या शो किया था आपको पता है ना, आपने शो करके रखा था 1,05,000। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नहीं काटना है सर, इसको नहीं काटना है। वो जो 66,000 आपने लगाया ना, वो आपको बाद में लेस करके एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर एक नोट दे देना सर नीचे हल्का करके, नो एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अलाउबल। मतलब आप लोगों को मैंने लास्ट दिन बताया था सर एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में। नो एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अलाउबल as the SSC is not engaged in manufacture is not engaged in manufacture or production of any article, is not engaged in manufacture and production of any article। ठीक है, तो ये एज पर प्रोविजंस आपको पता है कि कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन का बताया नहीं है, इसलिए जो भी है वही है। ठीक है, तो चलो सर अगेन प्रोफार्मा में भागते हैं। प्रोफार्मा में हम लोग करीब करीब कंप्लीट ही कर चुके हैं। अच्छा, और क्या ऐड करना चाहिए आपको, फिर से देख लेना चाहिए आपका और क्या ऐड हो जाएगा। रेंट रेट्स इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी, इसमें 7/4/2020 के अंदर आपने लायबिलिटी पे कर दी है सर। ठीक है, 7/4/2020 के अंदर आपने लायबिलिटी पे कर दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आप किसी ट्रस्ट को कुछ पेमेंट करते हो तो वो बिजनेस में खर्चा करके ना दिखाओ, वो आप बाद में 80C से लेके 80U में डिडक्शंस करके दिखा सकते हो, अगर वो स्पेसिफाइड एरिया है जहां डिडक्शंस मिलता है, बट अदरवाइज वो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो ये जो आप दिखा रहे हो ना दान किए हैं, तो ये दान का अमाउंट आपको अलाउड नहीं है, तो ये आपको ऐड कर देना चाहिए। और एक है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, आप यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, आपने शेयर में कुछ लॉस किया, ठीक है, ये आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है ना, क्या आपका ये बिजनेस का खर्चा है? आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, वो तो अलग है सर, वो तो अदर सोर्स का लॉस हो सकता है, बट शेयर्स का आपके इसका बिजनेस नहीं है। तो ये जो आपने लॉस खाया, ये आप शेयर बिजनेस पे लॉस नहीं दिखा सकते, ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आपका इसी चीज का बिजनेस होता तो आप बोल सकते कि भाई मेरा बिजनेस इसी चीज का है, बट आपका बिजनेस इसका है नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है। तो चलो सर बाकी पॉइंट आप फटाफट पुट डाउन कर लो। तो डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में आप देख चुके हैं।
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स ऐड कर देना प्लीज। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर, ये अमाउंट आपका हो जाएगा 8100 का, 8100 का। फिर आपका आ जाता है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इस पे आपने 2000 का दिया, जो आपका बिजनेस पे शो नहीं करना चाहिए, और कैपिटल लॉस भी आपका बिजनेस का नहीं है सर, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, आधा से उसका इन्वेस्टमेंट में लॉस खा गए, बिजनेस में लॉस दिखा के वहां पर सरकार का पैसा अगर मारोगे, सरकार तो गुस्सा तो होंगे ना सर। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया कि यही सब आपका ऐड का अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो भी आपका टोटल होगा, और कोई एडजस्टमेंट में कुछ है नहीं सर, तो आप चेक करके भी देख सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप टोटल करोगे तो 1,58,300 आप अगर टोटल करो इधर के साथ, तो 1,58,200 का अमाउंट आएगा, 300 का, ठीक है। 1,58,300 ये टोटल करके आएगा, और अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रॉफिट था उसके साथ ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो आपका ये था अमाउंट 50,000, ये 50,000 का जो अमाउंट इधर है, ठीक है, दिस अमाउंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, 50,000 के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो क्या अमाउंट आएगा, 2,08,300, 2,08,300 ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऐड करना था हम लोगों ने तो कर डाला, ठीक है, जो करना था हमने कर डाला। अब क्या करना है, लेस करना है, देखना है कि कुछ लेस अमाउंट है कि नहीं सर, जरूर होगा, डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी है। डिडक्शन आइटम्स लेस करना है, डिडक्शन आइटम, डिडक्शन आइटम, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, डिडक्शन आइटम में आपका आ जाएगा, अच्छा याद है ना सर, हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखे थे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये अमाउंट सर, ये आपका आपको लेस करने को, डेबिटेड अमाउंट मतलब क्या है सर, डिडक्शन आइटम मतलब जो आज में आप ये पीएल में इसको इधर एक्सपेंस में शो कर सकते हो, ठीक है, बट आपने किया नहीं था, ठीक है। जैसे कि आपने ओपनिंग स्टॉक जो है आपका, ये आपका 9,000 में अंडर वैल्यूड हो गया है, जो आपको शो करना चाहिए था, मतलब 99,000 होना चाहिए था एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस इसको लेस करना है, जो आपने तब नहीं किया उसको अब कर देना चाहिए। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये जो अमाउंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इनर में रखिएगा अभी, ठीक है, 9,000 का, ये लेस होना चाहिए था, आपको उस टाइम पे नहीं किया, आपने गलती से ओमिट हो गया था, ओके। इनकम फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देखो एक है सर, हम स्टार्टिंग में ही बात किया था आपसे, इनकम फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो अदर सोर्स का है, पहला तो अदर सोर्स, दूसरा एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में ये सब बातें हो चुकी हैं। इनकम फ्रॉम यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2,400 का है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 में ये एग्जेम्प्टेड होता है सर, जैसे 1034 में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड 1035 में यूटीआई का जो अमाउंट, इसके ऊपर एक सम्स भी हम लोगों ने पहले किया है, आप लोग देखिएगा स्टार्टिंग वाला कुछ चैप्टर्स में बेसिक्स में ही मैंने ये सब चीजें आपको करवा दिया था। तो इनकम फ्रॉम यूटीआई जो है आपका, ये आपका एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35, ओके। तो ये हो गया आपका 2400 वाला एग्जेम्प्ट, जो आपको इधर उधर एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पर तो आप शो नहीं कर सकते, तो चुपचाप लेस कर दो। जो इनकम आपने पीएल में दिखाया था वो इनकम आपको पीएल में नहीं शो करना चाहिए, दैट्स व्हाई लेस हो रहा है यहाँ पर, ओके। और कुछ, और इधर से कुछ नहीं है, और इधर से कुछ नहीं है। डिप्रिसिएशन को अलग से दिखाएंगे सर, डिप्रिसिएशन क्योंकि एक अलग है, उसका नोट है, इसलिए अलग से दिखाएंगे। तो 9,000, 2,000, 11,400, 11,400। तो आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट आपका आया था 2,08,300 से 11,400 को हटा दो सर, तो आपका आ जाएगा 196,900, 1,96,900। तो 196,900 ये जो अमाउंट आएगा, यहाँ से आपको लेस करना चाहिए
वो जो डिप्रिसिएशन आपने एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया ना सर, डिप्रिसिएशन सी नोट 1, ठीक है। यहाँ पर जो नोट आपका बना हुआ था ये, इसको आप दे दो नोट, ठीक है। सी नोट 1 ये 66,000 का था, 66,000 का था। 66,000 का, तो अल्टीमेटली आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,30,900। ये होगा आपका एक्चुअल में पीएल का बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम एज पर, दिस इज योर बिजनेस इनकम एज पर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड ऑफ इनकम टैक्स। तो ये जो आपका अमाउंट आया मैं इसको लिखता हूँ, बिजनेस इनकम कितना है, 1,30,900, 1,30,900। दिस इज योर वन ऑफ द आंसर। और एक चीज आपको पूछा था सर, नॉर्मल क्या पैटर्न होता है, नॉर्मली आपको अगर टैक्स पे करना होगा तो आपको इसी अमाउंट में पे करना है अगर लिमिट के अंदर है। मतलब अगर आपका बेसिक जो लिमिट है जैसे कि आप तो 2.5 लाख तक नहीं ले, तो उस हिसाब से तो ये टैक्सेबल होता नहीं है। बट एक्चुअल में आपका जो इनकम टैक्स का लाइबिलिटी है ना इस पर्टिकुलर सम्स में, वो प्रिजम्पटिव सिस्टम में एज पर 44 एडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, याद रखिएगा 44 एडी वेरी वाइटल। 44 एडी में आपको आपका कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता, इसलिए आपका जो भी टर्नओवर होगा, टर्नओवर पे आपको टैक्स पे करना चाहिए। दैट इज ये वाला जो अमाउंट आपका टर्नओवर में दिख रहा है ना सर, दिस अमाउंट बाई सेल्स मैंने यहाँ पर रेड करके रखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बार इसको मैंने बताया। 1 करोड़ 12 लाख 11,500, 1 करोड़ 12 लाख 11,500 ये आपका सेल अमाउंट था, और आपको इस सेल्स अमाउंट के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है। ये प्रिजम्पटिव सिस्टम है। तो चलो लिख लो, लिख लो सर, लिख लो, लिख लो तो याद समझ में आ ही जाएगा। तो हेडिंग कर देना यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एज पर सेक्शन 44 एडी। तो क्या करना है, एज पर सेक्शन 44 AD, where the amount of turnover is received, where the amount of turnover is received by way of account pay, check और यूज ऑफ। हाँ मतलब अगर कैश वगैरह में होगा था ना तो प्रिजम्पटिव में अलाउड नहीं करता है, मतलब प्रूफ दिखाना पड़ता है ना भाई, आप टर्नओवर झूठ भी तो बोल सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जो सरकार बोल के रखेगा, मोड मोड्स। द प्रिजम्पटिव मेन एरिया, द प्रिजम्पटिव मतलब एक एजम्पशंस करके, प्री एजम्पशंस करके आपको देना पड़ेगा। द प्रिजम्पटिव PIVE, द प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम would be
6% ऑफ टर्नओवर, 6% ऑफ टीओ टर्नओवर कितना हो जाएगा? 1 crore 12 lakh 11,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। ये अमाउंट बहुत वाइटल है, मतलब 6% ही लिया जाता है, ये एज पर रूल है, ठीक है। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा फिर? करके देखो, ₹6,72,690, 672,690 ये आपका अमाउंट हो जाएगा। दिस शुड बी योर आंसर। मतलब इसका बिजनेस इनकम तो कुछ और ही था, बट इसका कैलकुलेशंस का करने का पैटर्न प्रिजम्पटिव सिस्टम पे था। तो अल्टीमेटली इसने प्रिजम्पटिव सिस्टम 44 AD का सम्स था, तो 44 AD में दे दिया। तो अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, बट आपको पहले बोला गया कि भाई पहले अकाउंट्स दिखाओ, मतलब यहाँ पर एज पर सम्स, बट पेमेंट इसका ऐसा करो। आपने पेमेंट इसका ऐसा कर दिया, ठीक है। और ये रहा आपका डिप्रिसिएशन का वर्किंग नोट्स। तो बस यही था सम्स में, और कुछ नहीं था। तो बताना सर समझ में आया कि नहीं आया? और एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, और एक नोट्स आप दे देना प्लीज। और एक तो छोटा सा नोट्स दे देना, वो क्या है कि नोट 2 सिंस जीएसटी लाइबिलिटी, एक था ना जीएसटी का पेमेंट, जीएसटी लाइबिलिटी हैज बीन पेड, ये वाला, ये जो जीएसटी का एक लाइबिलिटी था यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला कहाँ चला गया? रेंट रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी 3400 पेड ऑन 7 अप्रैल 2020। तो मार्च के बाद में पे किया, बट ड्यू डेट से पहले किया, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि ड्यू डेट से पहले किया तो उसको अलाउड कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर जो जीएसटी पेमेंट किया ना, टू रेंट्स एंड रेट्स, फिर आपका जनरल एक्सपेंसेस में आ गया आपका, इसलिए बोलता है कि द सेम इज डिडक्टेबल। ये रेंट रेट के अंदर ही है, इसको इंक्लूड किया गया है। इसमें जीएसटी भी है, जो हो सकता है मार्च के बाद हो, लेकिन क्योंकि ड्यू डेट से पहले किया गया है तो दैट्स वाई उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो वही नोट आप यहाँ पर दे देना। सिंस जीएसटी लायबिलिटी हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ filing return under section 139 subsection 1, the same is deductible, same is deductible। बस यही था आपका क्वेश्चंस का आंसर। तो इस तरह से होता है बेसिकली बीपी का सम्स। आई होप आपको बीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और थोड़ा टफ मैटर में जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है, कुछ और क्वेश्चन नंबर 10 भी है, कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरा सम्स के साथ बीपी के अंदर ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना।